देश में पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए राजनीतिक हस्तियों और पत्रकारों की जासूसी के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग को लेकर एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। तो वहीं दूसरी ओर जासूसी को लेकर आज कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। आज राज्यसभा में सरकार के आईटी मंत्री भी इस मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान आज से 9 अगस्त तक संसद भवन के पास जंतर मंतर पर अपनी संसद चलाएंगे। देश की अहम खबरों के लिए सबसे पहले देखिए टॉप 9 राष्ट्र। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने ई फाइलिंग के जरिए दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित कर इस मामले की जांच की मांग की गई है। याचिका में पेगासस के इस्तेमाल और खरीद को असंवैधानिक करार देने की भी मांग की गई है। भारत में जासूसी को लेकर मचे हंगामे के बाद पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ने कहा है कि सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग से किसी भी विश्वसनीय सबूत की पूरी तरह से जांच करेगा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और जहां जरूरी होगा वहां सिस्टम को बंद कर देंगे। कंपनी के मुताबिक उसके सॉफ्टवेयर का उपयोग आतंकवाद और अपराध के खिलाफ होता है। राजनीतिक हस्तियों और पत्रकारों की जासूसी करने के आरोपों पर आज राज्यसभा में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर हमलावर है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जासूसी के डर से दूसरे राज्यों के सीएम से फोन पर वो बात नहीं कर पाती हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसान आज संसद मार्च अभियान के तहत संसद भवन के पास ही जंतर मंतर पर अपनी संसद चलाएंगे। किसानों के जंतर मंतर पर रोजाना 200 किसानों को धरना प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। कल दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच इस बात को लेकर सहमति भी बनी है। हर दिन किसान अधिकतम 200 की संख्या में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ आएंगे। किसानों के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। दिल्ली पुलिस की निगरानी में 200 किसान कल बस के जरिए सुबह 11 बजे जंतर मंतर पहुंचेंगे। सुरक्षा को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां जंतर मंतर पर तैनात की जाएंगी। दिल्ली पुलिस के जवानों को सुबह 8 बजे से ही तैयार रहने को कहा गया है। इसके साथ ही एंटी राइड गियर भी तैयार रखने को कहा गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद भवन तक मार्च की इजाजत नहीं मिलने पर कहा कि जंतर मंतर का मतलब संसद ही होता है। टिकैत ने कहा हर दिन 200 किसानों का जत्था जंतर मंतर पर बैठेगा और शाम 5 बजे लौट जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को जंतर मंतर आने की जरूरत नहीं है। जासूसी मामले पर टिकैत ने कहा कि फोन तो उनका भी टैप किया जाता है। कृषि कानूनों को लेकर पिछले 8 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्र सरकार ने एक बार फिर बातचीत की पेशकश की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन किसान संगठन चर्चा के बजाय सिर्फ कानूनों को निरस्त करने की मांग करते रहे हैं। डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एमपीए, टीजीएम और आकाश एनर्जी मिसाइल कम वजन वाली हैं, जिसे भारत में ही विकसित किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल से भारतीय सेना को और भी मजबूती मिलेगी। इस मिसाइल को कंधे पर रखकर भी चलाया जा सकता है। पॉर्न फिल्म केस में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के नए कारनामों का खुलासा हो रहा है। जांच में एक नए हॉट हिट ऐप में कई अश्लील वीडियो मिलने के दावे किए गए हैं। राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट में भी हॉट हिट से पैसे आने का पता चला है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उस सर्वर को सीज कर लिया है, जिसके जरिए राज कुंद्रा की टीम पॉर्न वीडियो अपलोड करती थी। सीएए और एनआरसी पर क्या बोले संघ प्रमुख? यूपी में किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं अखिलेश यादव? सिद्धू की बस में थे कितने विधायक? सियासत से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सियासत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 1930 से मुस्लिमों की आबादी बढ़ाई गई क्योंकि भारत को पाकिस्तान बनाना था। उन्होंने कहा कि भारत में बंगाल, असम और सिंध को भी पाकिस्तान बनाने की योजना थी। ये योजना पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, पर विभाजन होकर पाकिस्तान बन गया। गुवाहाटी में सीए एनआरसी पर एक किताब के विमोचन के मौके पर भागवत ने ये बातें कही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सीए एनआरसी को हिंदू मुस्लिम विभाजन की तरह पेश किया जाना पॉलिटिकल साजिश है। ऐसा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। सीए एनआरसी से किसी भी मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर कहा कि बड़े दलों के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए पार्टी गठबंधन के लिए छोटे दलों को प्राथमिकता देगी। अखिलेश ने मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया।
ममता बनर्जी ने पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक का खुला ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल से कई राज्यों में एक साथ अपने संबोधन में ममता ने बीजेपी पर करारा हमला किया और कहा कि हम नहीं आगे आए तो देश बर्बाद हो जाएगा। टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ने अभी से 2024 के आम चुनाव के लिए सभी बीजेपी विरोधी दलों से एकजुट होकर तैयारी करने की अपील की। आइए सुनते हैं ममता ने कैसे आत्मविश्वास के साथ 2024 के लिए बिल्कुल साफ ऐलान कर दिया। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम गड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो मरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो डरते नहीं है। इसी के लिए लड़के चलो, आगे जाना है तो लड़के जाना है, लड़ते रहो, आपको जय जीत होगा, ये विश्वास मेरे को पास है। साल फारूसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, साल फारूसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका, बाजू का दिल में है। पंजाब के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कल यानी 23 जुलाई को अपना कार्यभार संभाल लेंगे। मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ उन्हें ये चार्ज सौंपेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद बेहद कम है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिद्धू और 4 दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी पर आने का निमंत्रण कैप्टन को भी भेजा जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू जब स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने गए तो उनके साथ में बस में कितने विधायक थे? सिद्धू के समर्थकों ने पत्रकार को जो जानकारी दी उसमें 60 विधायकों के होने का दावा किया गया, जबकि पंजाब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में सिर्फ 44 विधायकों के होने की बात कही गई है। इनके अलावा 20 से 22 नेता भी मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी थे। सीएम की कुर्सी से हटाए जाने की खबरों के बीच कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी के प्रति अपनी वफादारी की बात कही है। एक ट्वीट में येदियुरप्पा ने कहा है कि मेरे लिए पार्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है। इस बीच येदियुरप्पा की ओर से 25 जुलाई को बीजेपी विधायकों को दिए जाने वाले रात्रि भोज को स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा को हटाने की खबरों का विरोध किया है। स्वामी ने कहा कि अगर उन्हें हटाया गया तो ये पुरानी गलती को दोहराने जैसा होगा, क्योंकि वे येदियुरप्पा ही थे जिन्होंने पहली बार राज्य में बीजेपी को सत्ता दिलाई थी। यही नहीं, दूसरी बार भी उनके आने से ही पार्टी सत्ता में आ सकी। स्वामी ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रची, क्योंकि वे चमचा नहीं हो सकते हैं। और अब आपको राज्यों की अहम खबरें दिखाएंगे। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रायसेन में सैलाब में बहा शख्स और यूपी में कितने जिलों में वाईफाई फ्री मिलेगा? राज्यों की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। मुंबई में लगातार रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच बुधवार को भारी बारिश के चलते उम्बेरमाली रेलवे स्टेशन और कसारा के बीच मुंबई लोकल ट्रेन सेवा रोक दी गई। पटरियों पर पानी भरने की वजह से इगतपुरी और खारदी के बीच भी ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। बेरखेड़ी घाट के ऊपर बने पुल पर उफनते सैलाब के बीच एक बुजुर्ग शराब के नशे में रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नशे में होने की वजह से बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ा और वो पानी की तेज धार में बह गया। हालांकि बाद में कुछ दूर बहने के बाद वो तैर कर किनारे पर आ गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद और पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को नागपुर छोड़ने जा रहे राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य गुरुचरण खरे की कार उफनते नाले में फंस गई। काफी मशक्कत के बाद दूसरे वाहन की मदद से कार को खींचकर बाहर निकाला गया। छिंदवाड़ा से नागपुर हाईवे पर गहरे नाले को देखते हुए काफिला गाँव के रास्ते से जा रहा था। मध्य प्रदेश के सागर में बेतवा नदी में बड़ी तादाद में मछलियां मर रही हैं। मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर दिखाई दे रही हैं। मछलियां क्यों मर रही हैं इसका पता भी नहीं चल पा रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने कोई विशेषज्ञ भी जांच के लिए नहीं भेजा है। बेतवा नदी में बीना रिफाइनरी और जेपी थर्मल पावर प्लांट का कचरा भी जाता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा यानी RAS में राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के 2 रिश्तेदारों के चयन पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। डोटासरा के दोनों रिश्तेदारों को इंटरव्यू में 100 में से 80 अंक दिए गए हैं, जबकि इस परीक्षा की टॉपर लड़की को इंटरव्यू में महज 77 अंक मिले। बीजेपी ने इसकी जाँच की मांग की है। ये दोनों उम्मीदवार डोटासरा की पुत्रवधू प्रतिभा के भाई गौरव और बहन प्रभा हैं। देश में खालिस्तानी आतंकी साजिश को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कई वीडियो और ऑडियो मैसेज के जरिए आज संसद भवन मार्च के लिए पंजाब के कई नौजवानों को उकसाया है। पंजाब के नौजवानों को केसरी झंडे लहराते हुए दिल्ली आने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब उत्तर प्रदेश के 217 शहरों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। नगर विकास विभाग ने सभी नगर आयुक्तों को बड़े शहरों में 2 और छोटे शहरों में 1 जगह मुफ्त वाईफाई की सुविधा के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय यानी पंचायत कार्यालय भवन बनाया जाएगा। योगी कैबिनेट ने कल इस पर मुहर भी लगा दी है। हर ग्राम पंचायत में 1 पंचायत सहायक अकाउंटेंट की भर्ती की जाएगी। इससे करीब 58,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस बीच कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए एक्साइज इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे। अफीम का कारोबार करने वालों से अवैध उगाही के मामले में राजस्थान में IRS अफसर शशांक यादव की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे होने की उम्मीद है। जांच में मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच के अलावा राजस्थान के कई जिलों में फैले अफीम के नेटवर्क से कैसे अवैध उगाही की जाती थी, इसका भंडाफोड़ हुआ है। मंदसौर से विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने इसकी CBI से जाँच कराने की मांग की है। केरल में क्यों कम नहीं हो रही है परेशानी? कितने देशों को चपेट में ले चुका है डेल्टा वेरिएंट? तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कर रही है राज्य सरकारें? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में 24 घंटे में कोरोना के 41,683 नए मामले सामने आए, जबकि 38,793 मरीज इस दौरान रिकवर हुए। वहीं 510 और लोगों की जान 24 घंटे में महामारी से चली गई। देश में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख से अधिक है। पिछले कुछ दिनों से आधे से अधिक केस सिर्फ 2 राज्यों केरल और महाराष्ट्र को मिलाकर आ रहे हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के 124 देशों में फैल चुका है। WHO ने बुधवार को यह जानकारी दी है। WHO ने कहा कि नए वेरिएंट की दुनिया भर में अभी कुछ महीनों तक बने रहने की आशंका है। वायरस के फैलने का कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में ढिलाई और वैक्सीन के असमान वितरण को माना जा रहा है। केरल में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 17,481 नए केस आए। वहीं 14,131 मरीज इस दौरान रिकवर हो गए, जबकि 24 घंटे में महामारी ने 106 लोगों की जान ले ली। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1,30,000 के पास पहुंच गए हैं। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने 24 और 25 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने की बात कही है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो पूरे केरल में 3 लाख टेस्ट के लक्ष्य के साथ 23 जुलाई को बड़े पैमाने पर परीक्षण अभियान चलाए। चिंता इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि राज्य में लगातार औसतन 14,000 के आसपास केस रोजाना आ रहे हैं। कोरोना से परेशान केरल की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य में जीका वायरस के 3 और नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में जीका के कुल 41 केस हो गए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि जीका वायरस के 5 मरीजों का इलाज फिलहाल चल रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की कुल 62 नए केस आए। वहीं इस दौरान 61 मरीज रिकवर हो गए। महामारी ने राजधानी में एक दिन में 4 और लोगों की जान ले ली। अभी यहाँ सिर्फ 550 के करीब एक्टिव कोरोना मरीज बाकी बच गए हैं। मुंबई में सरकारी केंद्रों और BMC सेंटर्स पर रुक गया वैक्सीनेशन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। इस जानकारी के मुताबिक कोविशील्ड की 50,000 डोज और कोवैक्सीन की 11,200 डोज बीती रात मुंबई पहुंच गई है और इसे अलग अलग सेंटर्स पर भेजने के बाद कल से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है कि जो बच्चे होम आइसोलेशन में रहेंगे उनके पेरेंट्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ये काम प्राइवेट संस्थानों के साथ मिलकर किया जाएगा। सारंग ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। दवाओं और अन्य आवश्यक संसाधनों पर भी काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन के स्टोरेज और जनरेशन पर भी काम चल रहा है। कोरोना संकट की वजह से उज्जैन में भी कांवड़ यात्रा निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उज्जैन के कलेक्टर ने कहा कि राज्य में पहले ही जुलूस और धार्मिक यात्राओं पर रोक लगी है। ऐसे में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा की भी अनुमति नहीं होगी। क्या वाकई देश में कोरोना से 49 लाख मौतें हुई हैं? ऑक्सीजन से मौत पर क्यों है पक्ष विपक्ष में इतना विवाद? पुतिन को क्यों सताने लगी वायरस विस्फोट की चिंता? देखते हैं टॉप 9 महामारी। भारत में अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 4,19,000 है, लेकिन एक स्टडी में कहा गया है कि ये आंकड़ा असलियत से कोसों दूर है। अमेरिका के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने अपनी स्टडी में भारत में कोरोना की वजह से 49 लाख मौतें होने का अनुमान लगाया है। स्टडी में कहा गया है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर बंटवारे के बाद की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच कराएगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था। हम सब जानते हैं उस समय पूरे देश में क्या हाल था, जबकि सरकार ने बहुत ही बेशर्मी से देश की संसद में एक सफेद झूठ बोला है कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है और ये बात राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कोर्ट में भी कही है। टोपे ने कहा कि हमने इंडस्ट्रियल इलाके से ऑक्सीजन निकालकर उसे मेडिकल इस्तेमाल के लायक बनाया और ऑक्सीजन की बर्बादी पूरी तरह से रोकी। इसी का नतीजा रहा कि महाराष्ट्र में जब मरीजों की संख्या 65,000 तक आ रही थी तब भी 17,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मैनेज किया गया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र के गलत फैसलों से कोरोना की दूसरी लहर में हमारे 50 लाख भाई बहन और माता पिता मारे गए। इससे पहले राहुल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी केंद्र पर सच छिपाने के आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने कहा है कि ऑक्सीजन से मौत के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को गलत जानकारी दी है। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की बात कहते हुए बताया कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने ऑक्सीजन की कमी से 3 मौतों की बात मानी थी। हरियाणा और आंध्र की सरकारों ने भी ऑक्सीजन की कमी से मौतों की बात कही थी। देश भर में ऑक्सीजन से हुई मौतों पर जारी राजनीतिक विवाद के बीच नासिक के चांदवड का एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के चलते चांदवड के उप जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा था, लेकिन बेड खाली नहीं होने के चलते उसकी अस्पताल की सीढ़ियों पर ही मौत हो गई थी। ये वीडियो इसी साल 20 अप्रैल का है। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर जारी विवाद के बीच बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश सरकार और उनके मंत्री जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार और केंद्र ने राज्यसभा में जो आंकड़ा पेश किया वो बिल्कुल गलत है। जबलपुर हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार से ऑक्सीजन प्लांटों को लेकर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा कि सरकार ने कितने जिलों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं। सरकार से आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड, सिटी स्कैन मशीनों की भी जानकारी मांगी गई है, जबकि वैक्सीनेशन पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने का आदेश दिया है। पुतिन ने कहा कि इस वक्त लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना सबसे अहम है। सिर्फ ऐसा करने से ही हम कोरोना जैसी महामारी पर काबू पा सकते हैं। रूस में इस वक्त रोजाना 25,000 से ज्यादा मामले आने लगे हैं, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। कल से शुरू होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने कल होने वाले ओपनिंग सेरेमनी में कम से कम खिलाड़ियों को शामिल करने का फैसला किया है। टोक्यो में कल 1800 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। इसके साथ ही देखेंगे कि भारतीय खिलाड़ियों का हौसला कैसे बढ़ाया जा रहा है। ओलंपिक से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 टोक्यो ओलंपिक। कल से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होगी। ओलंपिक पर कोरोना के खतरे को देखते हुए ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी कम से कम रखी जाएगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि जिन खिलाड़ियों को अगले दिन खेल में हिस्सा लेना है, उन्हें ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेने की हिदायत दी गई है। ओपनिंग सेरेमनी में 6 अधिकारी ही हिस्सा लेंगे। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से एक दिन पहले कोरोना संक्रमण को लेकर डराने वाली खबर आई है। सख्त पाबंदियों के बावजूद बुधवार को टोक्यो में कोरोना संक्रमण के 1832 नए मामले सामने आए हैं। ये पिछले 6 महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले हैं। 2 दिन पहले ही ओलंपिक आयोजन समिति के चीफ ने कहा कि अगर संक्रमण बढ़ने से खतरा बढ़ा तो ओलंपिक को स्थगित भी किया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच कल से शुरू होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक को लेकर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा है कि ये राहत और खुशी का मौका होगा। उन्होंने कहा कि ये पल खासकर खिलाड़ियों के लिए खास होगा, जिसका इंतजार वो बेसब्री से कर रहे थे। आईओसी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच ओपनिंग सेरेमनी के इतने करीब पहुंचना इतना आसान नहीं था। केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच मुहिम शुरू किया है। ट्विटर पर उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए 5 मशहूर हस्तियों को भी टैग किया है। हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाए। इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाए। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी का मेडल जीतना सबसे बड़ा सपना और लक्ष्य होता है। साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कहा कि ओलंपिक के पोडियम पर खड़े होकर अपने देश के तिरंगे को ऊंचा उठते देखने के अनुभव को आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। उस फीलिंग्स को मैं बयान नहीं कर सकता। जब हमारा हिंदुस्तान का फ्लैग ऊपर जाता है और आप पोडियम पे खड़े होते हैं तो दैट वाज लाइक वाओ मोमेंट,
बॉक्सर विजेंदर सिंह ने बीजिंग ओलंपिक में अपने मुकाबले को याद करते हुए कहा कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कैसे पंच मारे थे, लेकिन उन्हें इतना याद है कि वो मंगलवार का दिन था। पूरी बाउट का पंच तो याद नहीं, लेकिन हाँ इतना याद है कि इस दिन ट्यूसडे था और कहते कि बजरंगबली की जय और तोड़ दुश्मन की मिली जय बजरंगबली। तो इतना याद है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैंने कैसे खेला, मैंने क्या किया बॉक्सिंग रिंग में। टोक्यो ओलंपिक में चीनी खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल पर कब्जा करने के लिए अभ्यास में जुटे हैं। टोक्यो पहुंचने के बाद से ही चीनी स्विमर प्रैक्टिस कर रहे हैं। चीन ने इस बार ओलंपिक में अपना अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल भेजा है। एक महिला चीनी स्विमर ने कहा कि डाइविंग बोर्ड हमारे लिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन जल्द ही इसके मुताबिक मैं खुद को ढाल लूंगी। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की मेजबानी मिलने के ऐलान होते ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन खुशी में उछल पड़े। साल 2032 में 35वें ओलंपिक की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को देने का ऐलान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को 32 साल बाद ओलंपिक की मेजबानी मिलने का ऐलान होते ही ब्रिस्बेन में आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। साल 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में और 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।